गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के लिए यूनिट 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के ऊपर चर्चा करेंगे। इस पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और लगभग सारे टॉपिक्स को मैंने इसके अंदर ले लिया है। आज अपने पास में जो यूनिट 2 के अंदर अम्ल क्षारक एवं लवण है उसको अपन पूरा करते हैं। देखो भाई, आपके पास में जो टॉपिक है आपका अम्ल क्षारक एवं लवण, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अम्ल होता क्या है, क्षारक होता क्या है और लवण होते क्या है। तो भाई यूनिट के नाम को ही अपन पहले समझ लेते हैं। अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में क्षारक और उसके बारे में लवण के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो भाई कैसे, ध्यान समझना इस बात को। अम्ल की बात करूं तो अम्ल को कैसे पहचानेंगे। अम्ल जो होते हैं लगभग जो भी आप यूज करते हो, जैसे सिट्रिक फ्रूट्स हो गए, जैसे आप नींबू ले लिया, आपने संतरा ले लिया, ये जैसे आप इसको जब आप खाते हो तो आपको कैसा स्वाद आता है, खट्टा। तो अपन बात करते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो अम्ल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे। स्वाद में कैसे होते हैं, ये खट्टे होते हैं। ध्यान रखना, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। उसके बाद ये जो अम्ल होते हैं, अम्ल जो होते हैं वो लिटमस पेपर को, लिटमस पत्र की बात करें अपन तो लिटमस पत्र का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर, नीला कलर होता है ना। तो लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर जो होता है नीले को क्या कर देता है, ये लाल कर देता है। कैसा कर देता है, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, ये लाल कर देता है। थोड़ा सा याद रखना, नीले लिटमस पत्र को कैसा करता है, लाल। याद नहीं रहे तो ऐसे याद रखना, अनीला, अनीला। अ मतलब अम्ल, अ मतलब अम्ल, नी मतलब नीला और ला मतलब लाल। तो यह अम्ल जो है वो नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। ये थोड़ा सा आपको याद में रखना है। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, यह लाल कर देते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा याद रखना। इसके बाद आपके पास में जब हम बात करें नॉर्मली किसी की क्षारक की, किसकी बात करें, क्षारक की बात करें तो क्षारक की बात करें तो क्षारक जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, ये कड़वे होते हैं। थोड़ा सा इसको याद रखें। और ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला। लाल को क्या कर देते हैं, यह लीला। लाल को क्या कर देते हैं, यह नीला कर देते हैं। ठीक है भाई, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद आप एक चीज और देखते हैं अपन यहाँ पर, किसके बारे में, लवण के बारे में। तो लवण को समझ लो, आपके लवण क्या होता है। तो जब अम्ल और क्षार, जब अम्ल व क्षारक जब आपकी क्रिया करते हैं साथ में तो क्या बनता है, लवण बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है। जब अम्ल और क्षार को सम्मिलित रूप से अगर अपन क्रिया करवा दें तो अम्ल और क्षार की क्रिया करने पर जो उत्पाद बन रहा है वो क्या बनेगा, हमेशा लवण बनेगा। लवण के अंदर धनायन व ऋणायन जो उपस्थित होंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। और लवण जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। लवण कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। ठीक है भाई, तो आपको याद रखना है। लिटमस पत्र का इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी आपको याद रखना है इसके अंदर। तो अम्ल कैसे होंगे, स्वाद में खट्टे। लिटमस पत्र तो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। याद कैसे रखना है, अनीला, अ मतलब अम्ल, नीला, नीले को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। आपको इतना सा आप इसके अंदर आपको याद रखना है। ठीक है भाई, उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, या थोड़ा सा देख लेना इसको। उसके बाद बात करते हैं अपन किसके बारे में, सूचक के बारे में। अगला टॉपिक जो आता है आपके बुक में है वो है सूचक। सूचक क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न उठा लेता है कि सूचक जो सूचना दे। सूचक क्या होता है, जो सूचना दे। अब सूचना कहीं की देगा कि भाई कौन सा जो पदार्थ है वो अम्लीय है, कौन सा पदार्थ जो है वो क्षारीय है। तो सूचक अपने पास में दो तरह के होते हैं। सूचक मेनली कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला जो सूचक होता है अपने पास में वो होता है प्राकृतिक। पहला सूचक कैसा होता है, प्राकृतिक। और दूसरा सूचक जो होता है वो होता है संश्लेषित। तो प्रश्न कभी कभी इसमें पूछ लेते हैं कि कौन से या दो संश्लेषित सूचक के नाम लिखिए, है ना, दो प्राकृतिक सूचक के नाम लिखिए। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है। वैसे आपको बुक में 4 5 5 7 नाम दे रखे हैं, आपको दो ही याद रखने हैं वैसे। एक तो आप ले लेना लिटमस विलियन, है ना, लिटमस विलियन। ठीक है भाई, और लिटमस विलियन का रंग कैसा होता है, बैंगनी कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, यह बैंगनी कलर का होता है। और दूसरा आप याद रख लेना, प्राकृतिक के अंदर हल्दी,
हल्दी याद रख लेना, हल्दी भी आपके थोड़ी सी क्या हो जाएगी, जो है वो प्राकृतिक सूचक हो जाएगी। और संश्लेषित सूचक की बात करें अपन, तो संश्लेषित के अंदर आपको दो ही याद रखना है। एक तो रखना आपको मेथिल ऑरेंज, कौन सा, मेथिल ऑरेंज, कौन सा भाई, मेथिल ऑरेंज। और एक आपको याद रखना है फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन, ये आपको याद रखने हैं। ये आपको बताएंगे कि भाई विलयन जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो ये आपको एक प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हो जाएंगे, लिटमस विलयन, और एक हो जाएगा हल्दी, और इधर संश्लेषित सूचक में क्या जाएगा, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन, ये आपको याद में रखने। इसके अलावा छोटी सी और नोट डाल के लिखो तो एक और सूचक होता है, कौन सा, गंधीय सूचक। इसका आपका प्रयोग भी दे रखा है, वैसे 10th क्लास के अंदर नॉर्मली प्रयोग बना के दे रखा है बुक में, गंधीय सूचक, जिसमें क्या होता है कि ऐसे सूचक जिसमें अगर आप अम्ल डाल दोगे तो कुछ अलग गंध आएगी, और क्षार डाल दोगे तो कुछ अलग प्रकार की गंध आएगी। तो ऐसा कुछ लौंग वाला ऐसा कुछ दे रखा है उदाहरण, तो उसे याद भी रखना है। इनको से आपको याद रखना है गंध सूचक और होता है, ठीक है। तो गंध सूचक किसे कहते हैं तो आप बता दोगे। अब क्लियर हुआ। तो सूचक में प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, प्राकृतिक सूचक के उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का होता है, और हल्दी आप बताइए पीले रंग की, और संश्लेषित सूचक में क्या हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज, और एक क्या हो जाएगा, फिनोप्थेलिन। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास में आता है टॉपिक, वो टॉपिक अपन लेंगे भाई कि अम्ल और क्षार की जो क्रियाएं होती है, अम्ल एवं क्षार की जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखो अम्ल एवं क्षार की क्रियाएं किस प्रकार से हैं, तो पहली क्रिया पढ़ते हैं अपन, अम्ल की धातु से क्रिया, और क्षार की भी धातु से क्रिया। देखो किस प्रकार से, अम्ल की जब हम बात करते हैं तो अम्ल कि जब मैं धातु से क्रिया कराता हूँ, धातु ले लो आप कोई भी, जैसे आप कोई भी धातु ले लेते हो, जैसे अपने पास में है क्या, तो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। पहले भी आप हिंदी में लिखना चाहो, समझना चाहो, तो अम्ल जब अम्ल जब किससे अभिक्रिया करें, धातु से अभिक्रिया करें। जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करें तो हमेशा वो तो लवण बनाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, रिमूव करेगा। हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, वहां पर रिमूव करेगा, बाहर निकाल देगा हाइड्रोजन गैस को। तो अम्ल जब धातु से विक्रिया करता है तो लवण बनाता है, हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, वो बाहर निकलता है। जैसे आपको एक अच्छा उदाहरण बताता हूं मैं, उदाहरण क्या बताता हूं आपके पास में, कि भाई आपके पास में जिंक सल्फेट है ना, जिंक सल्फेट है, सॉरी अपन क्या करते हैं यहाँ पर आपके पास में अच्छा उदाहरण लेते हैं, अम्ल ले लेते हैं अपन H2SO4, अम्ल क्या ले लेते हैं अपन H2SO4, जिसे अपन क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। कैसे क्या कहते हैं अपन, सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड। और धातु ले लेते हैं अपन जिंक, क्या ले लेते हैं, जिंक ले लो, कॉपर ले लो, जो भी आपकी इच्छा वो ले लो। अब जिंक जो आयन है, जिंक जो धातु है, वो क्या करेगी, इस हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करेगी, हटा देगी, तो इसकी जगह क्या बैठ जाएगी, तो क्या बना लेगा, ये जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। यहां से कंसेप्ट बाहर निकल के आता है बच्चों, क्या कि भाई आपके पास में जो यहाँ पर जिंक ने इस हाइड्रोजन का स्थान ग्रहण कर लिया, तो कौन सा अभिक्रिया हुई, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया हुई भाई, ये विस्थापन अभिक्रिया। और आपको विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण मिल गया आपके पास में, और अम्ल की धातु से अभिक्रिया करने पर हम लोग को हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ये बात भी अपन ने क्या कर दी, सिद्ध कर दी। तो एक चीज आप याद रखना, क्लियर हुआ। और ऐसे ही यदि मैं इसकी बात भी क्षार से करूं, तो क्षार भी जब धातु से अभिक्रिया करता है, जब क्षार भी धातु से अभिक्रिया करता है, तो भी वो ये भी बनाएगा, लवण ही बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है, लेकिन फिक्स नहीं है कि वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करे। अपन एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जो क्या करे, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करे। तो देखो किस प्रकार का अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं क्षार ले लेता हूं, उसे NaOH ले लेता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और धातु मित्रों में ये ले लेता हूं जिंक, क्या ले लेता हूं, जिंक ले लेता हूं। अब देखो ये अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, इस NaOH से अपन 2 मोल लेते हैं, तो अपने पास में जो आपके पास में जो लवण बनता है, वो लवण किस प्रकार का बनता है, सोडियम जिंकेट, Na2J10O2। इसको क्या कहते हैं अपन, सोडियम जिंकेट। और आपके पास में हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है, तो इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। ठीक है बच्चों, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, क्षार भी धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। अपन इसका उदाहरण ले लिया, अम्ल में अम्लों का राजा H2SO4, जिंक से अभिक्रिया करी, जिंक सल्फेट बना, H2 बाहर निकल गई। इसमें भी ये हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराई, जिंक ने अभिक्रिया करी, सोडियम जिंकेट का निर्माण हुआ, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो गई, बाहर हो गई। तो जब अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो लवण बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। एग्जाम में कभी कभी क्या पूछ लेता है कि बताओ
क्या बताओ भाई कि भाई अम्ल जब धातु से क्रिया करता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है, तो अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। ध्यान रखना, क्या रखना है आपको कि अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसको दिमाग में बिठा लो। क्लियर असली वालों। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका कि भाई अम्ल की धातु से अभिक्रिया करा दी अपन ने, तो आप क्या करो, अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया है वो धातु कार्बोनेट से कराओ। किससे कराओ, धातु कार्बोनेट से कराओ। तो अपन अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया को पढ़ते हैं। देखो अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया किस प्रकार से कराते हैं। धातु कार्बोनेट में मैं लेता हूं Na2CO3। देखो भाई अम्ल की, नया टॉपिक अपने पास में, अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया, तो आपके पास में अम्ल है, अम्ल कौन सा लेंगे अपन, अब अम्ल लेंगे अपन HCl। तो धातु कार्बोनेट अपने पास में क्या है Na2CO3, और अम्ल क्या ले लिया अपन ने HCl, और अम्ल की अभिक्रिया किससे करा दी अपन ने, धातु कार्बोनेट से करा दी। यहाँ पर 2 है तो HCl कितने ले लो, 2 ले लो, 2 HCl 2Na प्लस CO3। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास में, क्या बनेगा, देखो भाई यहाँ से देखो 2 तो NaCl बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ पर आपके पास में क्या बन जाएगा, एक जल का अणु बन जाएगा। तो NaCl का अणु बन जाएगा, एक जल का अणु बनेगा, और CO2 गैस भी यहाँ पर बनेगी। याद रखिएगा आप। 2H प्लस 2Cl नेगेटिव बनेंगे, 2Cl नेगेटिव 2Na प्लस से अभिक्रिया करेंगे तो 2NaCl यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे, एक H2O बन जाएगा, बाकी CO2 गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो आपके ध्यान रखना आप कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से कराते हैं तो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ये याद रखना है आपको, बाकी अभिक्रिया थोड़ा सा याद रख सकते हो। जैसे अपन और भी ले सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 की अभिक्रिया भी जब आप HCl से कराते हो, इसकी अभिक्रिया भी जब आप HCl से कराते हो तो नॉर्मली यहाँ से Cl नेगेटिव और Na, तो यहाँ से NaCl बाहर निकल जाता है, एक H2O निकल जाता है, और एक यहाँ पर CO2 गैस यहाँ से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया, ये इसका नाम क्या है, थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी ना, ये नए नए हो ना आप, इसलिए सोडियम कार्बोनेट, और इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है भाई। और इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो मतलब सोडियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट। वो किससे विक्रिया कर रहा है, अम्ल से विक्रिया कर रहा है, HCl से विक्रिया कर रहा है। तो क्या बनाते हैं, यह लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं, और CO2 गैस को रिमूव करेंगे। याद रखना इस बात को, आप अच्छे से याद रखना इस बात को। क्लियर हुआ ना आपको, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, मेरे हिसाब से कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट जो है आपके पास में वो आता है उदासीनीकरण विक्रिया। ये क्लियर हो गया ना। तो अभी तक अभी जो पढ़ाना अपन ने, इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, और बनेगा भी सही तो अम्ल और क्षार के सूचक से बन सकता है। हमेशा सूचक से प्रश्न आज बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। बाकी अब जो अपन पढ़ेंगे ना उसमें से अच्छे अच्छे प्रश्न बनेंगे। देखो भाई अब जो पढ़ रहे हैं ना वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या कि थोड़ी सी अपन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे थे, अब जो पढ़ेंगे ना उसमें पहला हिस्सा आता था आपके पास में उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, देखो उदासीनीकरण विक्रिया किसे कहते हैं। देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो अम्ल ने अभिक्रिया करी किससे, क्षारक से, क्या बना, लवण और जल। अब देखो उदासीनीकरण क्यों कह रहे हैं, उदासीन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या, कि ना तो कोई अम्ल हो ना वो क्षार हो। अब अम्ल भी न हो ना क्षार भी न, तो क्या होगा, वो लवण होगा। देखो कैसे, देखना कैसे भाई, जैसे मैंने कहा जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं, जब अम्ल कौन सा ले लेते हैं अपन, HCl ले लेते हैं, क्षार कौन सा ले लेते हैं अपन, NaOH ले लेते हैं, ले लिया आपने। अब देखो जब अम्ल और क्षार ने अभिक्रिया करी तो देखो कैसे, इधर से यह Cl, इधर से ये Na, आपस में क्या हो जाएंगे, लवण बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ये NaCl, ये OH और ये H क्या बना लेंगे, जल। क्या बना लेंगे, जल। क्लियर। तो जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। इसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसका ना तो पीएच, इसका पीएच निकालोगे लवण का कितना आएगा, 7,
तो यहाँ पर ना तो कोई प्लस में है ना कोई माइनस में है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ना कोई यहाँ पर हाइड्रोजन आयन बन रहा है, ना यहाँ पर कोई OH आयन बन रहा है, केवल यह अभिक्रिया जो है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत आएगी। तो जिस अभिक्रिया में लवण बन रहा हो, जल बन रहा हो, वो अभिक्रियाएं सारी कैसी होगी, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं होगी। क्लियर हुआ, हमेशा हो गया अपने इसको। उदासीन अभिक्रिया में क्या होता है, जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद रखे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक वर्ड और आता है यहाँ पर उदासीनीकरण जैसे ही, एक वो वर्ड आता है जिसके पीछे कर्ण होता है, और कौन सा कर्ण, तनुकरण। कौन सा कर्ण, तनुकरण। अब देखो तनुकरण का मतलब क्या होता है, देखो अब क्या होगा, तनुकरण का मतलब क्या होता है, आपके पास में जल है, और इस जल में क्या करते हैं अपन, जल में क्या करते हैं अपन, अम्ल या क्षारक मिलाते हैं। जब आपके पास में कोई जल है और जल में क्या मिला रहे हैं अपन, अम्ल और क्षारक मिला रहे हैं, तो जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर तो जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में हाइड्रोनियम आयन मान लो आप, आयन की सांद्रता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे अपन, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, तनुकरण कहते हैं। याद रहेगा कि आपको कि जब किसी जल में अम्ल मिलाओ या क्षार मिलाओ, अम्ल या क्षार जब जल में मिलाओगे उसकी सांद्रता में क्या आ जाएगी, कमी, और कमी को क्या कहेंगे अपन, तनुकरण या तनुता कहेंगे। याद रखना। अब अम्ल की आयन की सांद्रता में आयन कौन कौन होंगे, या तो H+ होगा या फिर क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन H3O+, इसको क्या कहते हैं अपन, हाइड्रोनियम आयन। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। उदासीनीकरण का मतलब क्या, अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है और जल का निर्माण करता है, इसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तनुकरण का मतलब मैंने आपको समझा दिया है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। चलो भाई, 2 टॉपिक और कंप्लीट। अब देखो आपके पास में एक प्रश्न आता है पीएच स्केल से। किससे प्रश्न आता है, पीएच स्केल से। कैसे आएगा पीएच स्केल से प्रश्न, तो बहुत ही इजी होता है पीएच स्केल। देखो क्या होता है, इसकी बात करते हैं पीएच स्केल की। देखो पीएच स्केल का मतलब ये होता है कि अम्ल और क्षार, ठीक है भाई, अम्ल और क्षार को अपन अगर कोई पदार्थ है, उस पदार्थ में वो पदार्थ जो अम्लीय है या क्षारीय है, इस बात को अपन पीएच स्केल के द्वारा क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखो एक प्रकार का आपके पास में कोई स्केल है, मैंने मान लिया ये आपके पास में कोई स्केल है। इस स्केल में क्या होता है, मिडविन पॉइंट पर अपन एक से लगाकर 14 तक जो है अपन इसके 1 से 14 तक इसके अंदर क्या होते हैं, मान होते हैं। और जब यहाँ पर 1 से लगाकर जो 6.9 तक तो इसको अपन अम्ल मानते हैं, और 7 को अपन उदासीन मानते हैं, और 7.1 से लगाकर 14 तक अपन इसको क्या मान लेते हैं, क्षार मान लेते हैं। बस अब क्या करोगे, जैसे आपके पास में कोई अम्ल है, जैसे आपने कोई पदार्थ लिया, उसकी जांच करी, फिर उसमें पीएच स्केल को लगाया, उस पीएच स्केल को लगाने पर उसका पैमाना लगा 6 पे आके रुक गया, तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। उसका पैमाना 9 पे आके रुक गया, उसका क्या हो जाएगा, वो क्षार हो जाएगा। उसका पैमाना आपके 7 पे आके रुक गया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका उदासीन हो जाएगा। तो बस पीएच स्केल में आपको यही याद रखना है। तो पीएच स्केल, देखो पीएच स्केल की बात करें अपन तो एक प्रकार का स्केल ही है, इसलिए इसका नाम पीएच स्केल रखा। देखो पीएच स्केल में अपन बात करें, पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है पुषांश, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, पुषांश, प्रोटेंच। और ये पुषांश जो है उसका जो इंग्लिश वर्ड है प्रोटेंच, इसको अपन जर्मन शब्द है, ये कैसे शब्द है, जर्मन शब्द है ये, और इसका मतलब होता है शक्ति, पावर। मतलब क्या होता है, शक्ति या पावर। ठीक है भाई, थोड़ा सा याद रखना आपको। और आई एच मतलब तो वही होता है हाइड्रोजन, ये याद रखना आपको। एच का मतलब तो क्या होता है, हाइड्रोजन। क्लियर हुआ। पी मतलब प्रोटेंच, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन, प्रोटेंच। ठीक है भाई, और इसी का जर्मन शब्द है ये प्रोटेंच, और इसी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, पावर या शक्ति। क्लियर हुआ ना आपको आता, तो आपको थोड़ा सा पीएच के बारे में याद रखना है, आई मतलब हाइड्रोजन। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, पीएच स्केल का उपयोग क्या करते हैं, तो इसका उपयोग कैसे करते हैं इसका उपयोग, देखो भाई इसका यूज क्या है, तो इसका यूज क्या है, आपसे पहले पीएच स्केल का यूज बताओ। तो किसी मिलियन में
कोई भी विलियन ले लो, किसी विलियन में, अब आप क्या करो, घर पे नींबू का जूस बना लो, किसी विलियन में क्या करना है आपको, किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन H+ को क्या कहूंगा मैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करते हैं, किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता को ज्ञात करते हैं, किसके द्वारा, पीएच स्केल के द्वारा, याद रखना है। ठीक है भाई, याद रहेगा क्या आपको। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं अपन। देखो भाई एक और याद रखना, आप थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना है इसका, कि जब भी आपसे छोटे छोटे आपको एमसीक्यूज आते हैं ना, तो कंसेप्ट में प्रश्न पूछ सकते हैं कि जब किसी विलयन में, है ना, जब किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन H3O+ को क्या कहते हैं अपन, हाइड्रोनियम आयन, क्या कहते हैं इसको अपन, हाइड्रोनियम आयन। तो जब किसी विलयन में क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन, कौन सा आयन, हाइड्रोनियम आयन जो होता है विलयन के अंदर इसकी मात्रा बढ़ जाए, तो जब किसी विलयन के अंदर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बढ़ जाए, H3O+ आयन की क्या बढ़ जाए, सांद्रता बढ़ जाए, तो सांद्रता के बढ़ने पर, जब किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बढ़ जाए तो उसके पीएच मान में क्या आ जाएगी, कमी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर मैं हुआ एग्जाम में तो यही प्रश्न बनाऊंगा कि बच्चों किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन सांद्रता बढ़ जाती है तो पीएच के मान में होती है, पीएच का मान बढ़ता है घटता है, पहले बढ़ता है फिर घट जाता है, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, पीएच के मान में कमी होगी। अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से, बस याद रखना है। कुछ मैं आपको एक स्केल बना रखी है, आपके अच्छी स्केल बना रखी है ऐसे करके, है ना, ऐसे बुक में, है ना, फिर यहाँ पर आपके लिखा हुआ है यहाँ पर 7, तो जो 7 लिखा हुआ है ना, वो 7 के नीचे एक वर्ड लिखा हुआ, वो याद रखना है आपको कि 7 जो पीएच होती है किसकी होती है, शुद्ध जल की। किसकी होती है भाई, शुद्ध जल की। और इसी के नीचे लिखा हुआ है आपके एक रक्त, क्या लिखा हुआ है, रक्त। और रक्त जो आपके शरीर में है ना, जो सब रक्त जो है उसकी जो पीएच होती है कितनी होती है, 7.4, ये भी याद रखना है। फिर आपके हम बात करें जठर रस की, जबकि पेट में, है ना, आपके स्टमक में जो रस है ना, जठर रस आमाशय के अंदर, वो जठर रस जो है, वो जठर रस की जो पीएच बताई है इन्होंने, वो कितनी बताई है, तो जठर रस की जो पीएच होती है वो बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। क्यों होता है अम्लीय, 1.2, कितनी पीएच इसकी, 1.2। तो जब जठर अपन आमाशय पढ़ेंगे ना, तब बताऊंगा मैं आपको कि क्यों अम्लीय होता है वो, क्योंकि आपके आमाशय में ऑक्सीजन की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि क्या करती है, HCl का स्त्रावण करती है, इसके कारण आपके जठर रस का पीएच का मान क्या जाता है, कम हो जाता है, और ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है भाई, तो शुद्ध जल, रक्त हो गया, जठर रस की पीएच अपने पास में आ गई। अब देखो इंपोर्टेंट बता दिया मैंने आपको, एक और आप चाहो तो आपके और लिख रखी, वैसे यहाँ पर एक और लिख रखा है, नींबू का रस भी लिख रखा होगा, नींबू रस, है ना, इसकी लगभग 2.2 के आसपास होती है, तो आपको थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलो भाई अब देखो यहाँ पर आप इसकी आप थोड़ी सी पीएच रखना, ठीक है भाई, है ना। अम्ल में जठर रस और नींबू रस को थोड़ा सा रख लेना। शुद्ध जल का 7 होता है, रक्त का 7.4 होता है। अच्छा क्षार का बता देता हूँ 2-3 क्षार का देख लो। क्षार में सबसे ज्यादा होती है, लास्ट में लिखा हुआ होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का मतलब क्या होता है, लिख लो, NaOH का मतलब क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच होती है 14। कितनी पीएच होती है इसकी, 14। और एक रख लेना आप थोड़ा सा, एक और बस लास्ट, क्या 10 पीएच किसकी होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसकी होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको अपन क्या कहते हैं, जिसको अपन कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अपना आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच क्या होती है, 10। कितनी होती है, 10। याद रखोगे आप। 4 पीएच, कितनी पीएच याद करें आपको, मैंने 6 पीएच याद करा दी। अरे वाह। जठर रस की पीएच 1.2, नींबू रस की पीएच 2.2, शुद्ध जल की 7, रक्त की 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 10, और आपके पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसकी पीएच कितनी हो जाएगी, 14। यही पीएच याद रखनी, इसके अलावा कोई पीएच आपको याद में नहीं रखनी। ठीक है भाई। एक आपको मूल की पीएच याद रखनी 5.6। आपका जो
मुंह जो है ना उसकी पीएच कितनी होती है 5.6। आप हर कुछ सब कुछ खा लेते हो मुंह में, फटाफट बिस्किट खा लिया, सब कुछ खा लिया, उसकी पीएच, उसमें जो आपकी मुंह के अंदर जो पीएच होगी कितनी है 5.6, और वो पीएच होनी जरूरी है, मुंह में पीएच 5.6 होनी जरूरी है। क्लियर हुआ? सुबह उठते हो तब आपकी पीएच थोड़ी सी कम हो जाती है ना भाई। चलो बताएंगे अभी आगे अपन को। ये क्लियर हुआ ना अपना पीएच स्केल के बारे में सारा कंप्लीट। इसको आप थोड़ा सा आप पढ़ लेना, सर के नोट्स आपके पास में हो, और याद नहीं होता बुक से पढ़ो, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो आप कैसे, ये हो गया आपके पास में पीएच स्केल के बारे में पढ़ लिया अपन ने। अब नेक्स्ट देखो आप जल्दी जल्दी इसको शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आपके दोस्तों के पास पहुंचा दो फटाफट से, क्योंकि जितना ये शेयर होगा, जितने बच्चे देखेंगे, उसके बाद अपन फटाफट फिर अपन क्या करेंगे, लाइव क्लास में आएंगे, और क्या करेंगे अपन सारे चैप्टर को एक साथ में रिवीजन करेंगे, है ना, एग्जाम से पहले अपन। तो फटाफट इसको शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है भाई। अगला देखो आप, नेक्स्ट देखो आप, आपके पास में अम्ल हो गया, क्षार हो गया, ठीक है भाई, उसका पीएच स्केल भी हो गया, और अपन इसमें दो चीजें पढ़ लेते हैं। एक तो प्रबल अम्ल, एक तो क्या पढ़ लेंगे अपन, प्रबल अम्ल, और एक पढ़ लेंगे अपन प्रबल क्षार, है ना। तो प्रबल अम्ल किसे कहेंगे, जब कोई पदार्थ जो है, जब कोई भी यौगिक जो आपके पास में, वो क्या करे, अधिक संख्या में हाइड्रोजन प्लस आयन को उत्पन्न करे, उसे क्या कहेंगे अपन, प्रबल अम्ल कहेंगे। तो अधिक संख्या में जो हाइड्रोजन प्लस आयन, कोई पदार्थ है या कोई यौगिक है, ठीक है, कोई यौगिक अंदर अधिक संख्या में क्या करे, H प्लस आयन को उत्पन्न करे, उसको क्या कहेंगे अपन, प्रबल अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे। देखो भाई, अब हम बात कर रहे थे प्रबल क्षार की। प्रबल क्षार के अंदर क्या होगा आपके पास में, कि कोई ऐसा यौगिक जो क्या करे, प्रबल क्षार था कि दुर्बल अम्ल था, दुर्बल अम्ल होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना भाई। दुर्बल अम्ल की बात करेंगे, प्रबल क्षार की बात नहीं करेंगे। दुर्बल अम्ल की, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की। तो ऐसे यौगिक जो क्या करे, कम हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करे, इसमें क्या हो, हाइड्रोजन आयन जो है कम मात्रा में उत्पन्न हो, हाइड्रोजन आयन क्या हो, कम मात्रा में उत्पन्न, उसको क्या कहेंगे अपन, दुर्बल अम्ल कहेंगे। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल कंप्लीट हो गया अपना। प्रबल अम्ल वे यौगिक जो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करे, और दुर्बल अम्ल क्या हो जाएंगे, वे हाइड्रोजन आयन जो क्या करे, कम मात्रा में उत्पन्न करे। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये आपका पीएच स्केल पूरा कंप्लीट। ठीक है भाई। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में कोई प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, बाकी आपसे कोई और नहीं पूछेंगे मेरे हिसाब से। अब देखते हैं अपन इसके अलावा इसका पीएच का दैनिक जीवन में महत्व, दैनिक जीवन में महत्व। यदि एग्जामिनर ने बहुत अच्छा प्रश्न बनाया तो वो यहां से बनाएगा, पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। देखो क्या प्रश्न बनेगा यहां से। देखो सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रख लेना आपको। जैसे पहला पॉइंट क्या होता है कि जो हमारा शरीर जो होता है ना, वो लगभग 7 से लगाकर 7.8, 7 to 7.8, 7 से 7.8 पीएच के मध्य कार्य करता है। तो हमारे शरीर का पीएच जो होता है, हमारा शरीर किस पीएच, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परस्पर कार्य करता है। ठीक है भाई। इसकी पीएच पराशरी 7 से कम हो गई या 7.8 ज्यादा हो गई, फिर हमारा शरीर का संतुलन क्या रहता है, डगमगा जाता है। क्लियर हुआ दूसरा पॉइंट। अब पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट आपका। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, देखो दूसरा पॉइंट, अम्लीय वर्षा। प्रश्न पूछेगा आपको, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा का मतलब क्या होता है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच कितना होता है, 7। अपन 7 मान लेते हैं शुद्ध जल का पीएच। तो जब आपकी वर्षा हो रही है तो शुद्ध जल ही होता है, अब उसकी पीएच कितनी है, 7। अब जैसे ही वर्षा आई नीचे, तो जैसे ही वायुमंडल में आएगी तो वायुमंडल की गैसें क्या करेगी, उसके संपर्क में आएगी, और जैसे ही वायुमंडल की गैसें उस बरसात के पानी के संपर्क में आएगी, आपका जो बरसात का पानी है उसका पीएच क्या हो जाएगा, कम। और पीएच का देखो नॉर्मली पीएच कम होता है, परंतु पीएच जब 5.6 से कम हो जाए, जब पीएच का मान 5.6 से कम हो जाए तो उसे क्या कहेंगे अपन, अम्लीय वर्षा। तो कैसे लिखोगे आप इसमें कि वर्षा के जल की पीएच जब 5.6 से कम हो तो उसे
क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहते हैं। और कारण क्या है इसका? कारण बताना, कारण क्या है? वायुमंडलीय अम्लीय गैसों के मिश्रित होने पर, क्रिया करने पर, ठीक है भाई, ये कारण हो जाएगा इसका। क्लियर हुआ अम्लीय वर्षा। अब तीसरा जो आपसे है वो टॉपिक क्या पूछेंगे आपसे? तीसरा जो प्रश्न बनेंगे आपका पेट की अम्लता से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके वो मिलान वाले प्रश्न दे देंगे आपको, एंटी एसिड का उपयोग कहाँ होता है? तो एसिड मतलब अम्ल और एंटी मतलब उसका विपरीत। एंटी एसिड का मतलब क्या हो जाएगा? अम्लता को कम करना है, दूर करना। तो पेट की अम्लता, अब पेट की अम्लता कैसे होती है? देखो ये आपका क्या है? आमाशय। इसमें यहाँ पर क्या होती हैं? ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। ये क्या करेगी? HCl का स्त्रावण। HCl क्या करेगा? पेट की अम्लता को बढ़ा देगा। आपने खाना खाया, खाना खाने पर आपके पेट के अंदर अम्ल का स्त्रावण होगा, और अम्ल का स्त्रावण होने पर आपके पेट का जो आपने जो खाया उसका क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा। परंतु कभी कभी क्या होता है कि अम्ल का स्त्रावण क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हो जाएगा तो क्या बनेगी फिर आपके? एसिडिटी। उसी को क्या कहते हैं अपन? अम्लता। क्लियर हुआ? अब जैसे एसिडिटी बनी तो उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ऊपर से क्षार मिलाना पड़ेगा। तो जो क्षार मिला रहे हैं अपन, जो दुर्बल क्षार मिलाएंगे, प्रबल क्षार नहीं, दुर्बल क्षार मिलाएंगे, तो क्षार मिला रहे हैं अपन, उसको क्या कहेंगे अपन? एंटी एसिड। क्लियर हुआ ना? तो आपको यहाँ पर इस अम्लता को दूर करने के लिए क्या खाना पड़ेगा? दुर्बल क्षार का उपयोग करना पड़ेगा। और दुर्बल क्षार आप कहाँ से लेते हो? सर दुकान से लेते हैं। क्या नाम है? इनो में क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इनो में क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद रखोगे आप? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका सूत्र क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख लेना नीचे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हुआ ना? ये आपके दुर्बल क्षार का किस्सा खत्म। अब आपके पास में आता है एक और टॉपिक, दंत क्षय। तो टॉपिक क्या आएगा आपके पास में? दंत क्षय। देखो आपकी जो बक्कल कैविटी है, आपकी जो मुख गुहा है, इस मुख गुहा की पीएच का मान होता है 5.6। कितना होता है? 5.6 पीएच होती है मुख गुहा की। जो आपका मुख है ना, इसकी पीएच कितनी होती है? 5.6, लगभग 5.5 से 5.6। अब देखो जैसे ही क्या होता है, जैसे पीएच का मान जो है वह 5.5 से कम हो जाए, है ना, 5.5 मान लो पहले इसको। 5.5 से पीएच का मान कितना हो जाए? जैसे ही 5.5 से कम हो जाए पीएच, 5.5 पीएच से कम हो जाए, जैसे आपके मुंह की पीएच का मान कितना हो जाए? 5.5 से कम हो जाए, तो आपके मुख गुहा में क्या होते हैं? दांत। क्या होते हैं? दांत। जैसे ही पीएच का मान 5.5 से कम हो जाएगा तो मुख में है दांत, और दांत में क्या है? ये आपका दांत। तो दांत बड़ा मत बनाना। और दांत के ऊपर जो लेयर होती है, उस लेयर का क्या नाम है? इनेमल। क्या नाम है इस लेयर का? इनेमल। और इस इनेमल से क्या प्रश्न पूछेंगे आप ध्यान से ना, कि इनेमल में से किसका रासायनिक संघटक है? तो इनेमल का रासायनिक संघटक रखना। क्या देखो इनेमल का, देखो दांत में क्या होता है? कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। दांत में क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम के साथ में क्या मुंह पानी भी देता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी, कैल्शियम हाइड्रोक्सी। और साथ में क्या लिखना है आपको? इसके एपेराइट। तो याद रखना आपको, दांत के ऊपर इनेमल होता है, इनेमल का रासायनिक संघटन क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेराइट। ये याद रखना है। ये एक फास्फोरस का संघटक होता है टाइप से। ये तो आपको याद रखना है कि दांत में इनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेराइट का संघटक होता है। और जब मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है, जब मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है, तो इनेमल का क्या होने लग जाता है? क्षय होने लग जाता है। तो आप थोड़ा सा इसको याद रखना। अब उसके बाद जो बात करते हैं अपन, वो क्या होगी? देखो ध्यान से, वो क्या होगी आपके पास में? ये आपके पास में दंत क्षय हो गया। दंत क्षय नहीं, दंत क्षय।
दंत शय। अब नेक्स्ट देखना, अब आपके पास में कुछ चीजें और हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट पांचवा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है पांचवा पॉइंट? पांचवा पॉइंट क्या है? अब आप थोड़ा सा याद रखना, एक तो आपको मैं कुछ प्राकृतिक स्रोत बताऊंगा और उन्हीं के अंदर कौन सा अम्ल होता है बचेंगे अपन। देखो कैसे, एक सबसे जो इंपॉर्टेंट उसकी बात करते हैं अपन, नेटल का डंक। देखो नेटल का डंक मतलब नेटल कोई ऐसा जानवर नहीं है, ऐसा कोई कीट वीट नहीं है। नेटल एक पौधा होता है और इस पौधे की पत्तियों के ऊपर अगर अपना हस्त या हाथ लग जाता है तो क्या हो जाता है कि भाई अपने बॉडी के अंदर मेथोनिक अम्ल का स्त्राव होने लग जाता है। और जैसे ही मेथोनिक अम्ल का स्त्राव होता है तो आपकी बॉडी, जब हाथ के ऊपर हाथ बहुत ज्यादा दर्द करने लग जाता है। तो ये रखना आप ऐसे कि भाई जैसे आपके पास में नेटल का डंक है, ये नेटल का पौधा है इस प्रकार से, ठीक है। और इसी के पास में एक डोग है ना, ऐसे डोग करके, इसके पास में डोग करके ऐसे पत्तियां होती है डोग पौधे की, ठीक है भाई, डोग लीफ कहते हैं इसको, डोग लीफ। तो देखो भाई कैसे, ये आपके पास में नेटल का डंक है, ये आपके हाथ यहाँ पर स्पर्श कर गया और जैसे हाथ ने स्पर्श किया तो इसका बाल जो होता है वो क्या हो जाता है, आपके बॉडी को छू जाता है और जैसे शरीर के किसी भाग पर जाता है वो तो आपके बॉडी के ऊपर क्या करता है, मेथोनिक अम्ल का स्थापन कर देगा, जिससे क्या होगा, जिससे आपको पीड़ा होने लग जाएगी। तो पुराने जो प्राकृतिक रूप से जो पुराने लोग अपने जो नॉर्मली इसका जो उपचार करते हैं कैसे करते हैं कि पास में डोग लीफ होती है उसको क्या करते हैं, इसके ऊपर रगड़ देते हैं तो क्या होता है, उसका दर्द कम हो जाता है। तो आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा रखना नेटल का डंक जो है उसमें कौन सा अम्ल होता है, मेथोनिक अम्ल। कौन सा होता है, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, इसको अपन फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। और ऐसे नेटल के डंक के सामने कोई अगली नाम यहाँ पर चींटी का डंक, चींटी का डंक, ठीक है। तो चींटी के डंक में भी कौन सा अम्ल होता है, मेथोनिक अम्ल होता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है भाई, ये अम्ल। इसके अलावा कुछ और याद रख लेना आप, जैसे इमली में कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल। इसके अलावा एक याद रख लेना आप, टमाटर में कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। इसके अलावा और आप कौन सा देखोगे इसके अंदर, तो एक रखना सिरके के अंदर, सिरका के अंदर कौन सा अम्ल हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल हो जाएगा, एसिटिक अम्ल ना। और एक आपके पास में एसिटिक अम्ल, और एक आपका ले लो, नींबू ले लो, संतरा ले लो, जो सिट्रस फ्रूट है ना उसके अंदर कौन सा होगा उसके अंदर, बोलो कौन सा, नींबू संतरा में कौन सा, सिट्रिक अम्ल। सिट्रस फ्रूट कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा इमली में कौन सा, टार्टरिक अम्ल, टमाटर में कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका में कौन सा, एसिटिक अम्ल, नींबू संतरा में कौन सा, सिट्रिक अम्ल। अब देखो अब एक को याद रखना, थोड़ा सा वो याद आ रहा है मेरे को, दूध, खट्टा दूध, मतलब ऐसे लिखा हुआ सकता है खट्टा दूध, या लिखा सकता है दही। इसमें कौन सा है, दही में कौन सा है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ठीक है भाई। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो दूध को दही में बदलता है और उसी का नाम क्या है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है उससे, ठीक है भाई। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये आपको थोड़ा सा अम्ल याद रखने हैं आपको, प्राकृतिक स्रोत के द्वारा जो प्राप्त अम्ल जो होते हैं वो ये होते हैं। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? ये आपके पास में जितने भी अम्ल और क्षार जो है उसकी जितनी भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट थी मैंने बता दी हैं। अब चलेंगे आगे इस टॉपिक के ऊपर, लवण परिवार के ऊपर, लगभग 10-15 मिनट का टॉपिक और यहाँ के पास में, और जहां से प्रश्न 100% एग्जाम में आएगा। देखो भाई लवण परिवार के ऊपर, तो लवण का निर्माण कैसा होता है, अम्ल और क्षार जब विक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। अम्ल और क्षार किसका निर्माण करते हैं, अम्ल क्षार अभिक्रिया करते किसका निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। तो अम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करेंगे और साथ में क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। सबको याद हो जाता है ना ये। चलो लवण में सबसे पहले अपन लवण की पीएच की बात करें तो पीएच कितनी होती है इसकी, 7। बनता कैसे, ये अम्ल प्लस क्षारक अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण, और साथ में क्या बनेगा, जल। इसको क्या कहते हैं अपन, उदासीन अभिक्रिया, कितनी बार पढ़ चुके हैं। अब आपको सिर्फ ये याद रखना है लवण के अंदर एक आपको याद रखना है NaOH के बारे में। किसके बारे में, NaOH के बारे में। तो वो NaOH क्या है, लवण, किसका कहते हैं इसको अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे इसका निर्माण होता है, तो पहले हम बात करते हैं निर्माण की जो प्रक्रिया, इस प्रक्रिया का नाम क्या है, क्लोर क्षार प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया। निर्माण की जो प्रक्रिया है इसकी उसको क्या कहते हैं अपन, क्लोर क्षार
प्रक्रिया। देखो क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, इसको देखना ध्यान समझना। क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, क्या होता है क्लोरीन। क्षार का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक तो याद रखना आप। देखो क्लोर क्षार प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि जब NaCl के जलीय विलयन में, NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करें, NaCl जलीय विलयन किसको प्रवाहित करें, विद्युत धारा को प्रवाहित करें। तो इसलिए जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर क्या होगा, प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसके आगे की प्रक्रिया यहां समझा देता हूं मैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा क्लोरीन गैस जो है वो कहां प्राप्त होती है, एनोड पर। कहां प्राप्त होती है, हिंदी में लिखे थे इसको एनोड पर। क्लोरीन गैस कहां प्राप्त हो रही है, एनोड पर। और आपके पास में कैथोड पर जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है आपको NaOH का जलीय विलयन। क्या प्राप्त होता है आपको, NaOH का जलीय विलयन। कहां प्राप्त हो रहा है आपको, कैथोड पर प्राप्त होता है। और कैथोड पर एक चीज प्राप्त होती है, अच्छे से लिखेंगे इसको अपन। कैथोड पर चीजें प्राप्त होती है, क्या हाइड्रोजन गैस। क्या प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस आपको यहाँ पर प्राप्त होती है। कैसे, या आपके पास में इस प्रकार से मान लो आप, इस प्रकार से मान लो ये इधर NaOH का जलीय विलयन, इधर आप NaOH का जलीय विलयन डालना, इधर बनेगा आपका, इधर कैथोड की साइड में बन रहा है ना ये NaOH का जलीय विलयन, ठीक है। इधर निकलेगी आपकी कौन सी गैस, इसे अपन यहाँ पर 2 रोड लगा देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया आपका काम, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस। जो प्लस उसको क्या कहते हैं अपन, एनोड, और जो माइनस उसको क्या कहते हैं अपन, कैथोड। अब एनोड की तरफ से, तो एनोड की तरफ तो कौन सी गैस निकलती है, इस तरफ से Cl2, इधर कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। और यहाँ पर अपन NaCl का जलीय विलयन भर देते हैं। कौन सा विलयन भर देते हैं, NaCl का जलीय विलयन भर देते हैं और अभिक्रिया करा देते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। तो कैथोड से आपकी Cl2 गैस निकलती है, एनोड से आपकी Cl2 गैस निकलती है, और कैथोड से आपको हाइड्रोजन गैस निकलती है, और एनोड से आपके NaOH का जलीय विलयन भी बनता है। इसके उपयोग याद रखना आप, जो Cl2 है इसका क्या उपयोग होता है, जो Cl2 होता है ना उसका उपयोग करके किस में करते हैं अपन, तो जल की स्वच्छता में इसका उपयोग करते हैं। एक PVC के अंदर इसका उपयोग करते हैं, PVC मतलब पॉलीवाइलिन क्लोराइड, एक बहुलक होता है, इसका उपयोग करते हैं अपन। और एक रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। किसके रूप में उपयोग करते हैं, इसका रोगाणुनाशक के रूप में उपयोग करते हैं। लिख लेना किस में, एक तो जल की स्वच्छता में उपयोग करते हैं, PVC के अंदर इसका उपयोग करते हैं, और एक रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग अपन करते हैं, ठीक है भाई। 3 उपयोग याद रखना। और भी बताऊं क्या, इसके अलावा इसको याद रखना, कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं क्लोरीन का। 4 उपयोग इसमें याद रखना बहुत है, ठीक है। उसके अलावा NaOH के जलीय विलयन का उपयोग क्या होता है, तो ये पूछ सकते हैं आपसे। तो एक तो धातुओं से ग्रीस को हटाने में, एक और याद रखना आप, साबुन तथा अपमार्जक में निर्माण में भी इसका उपयोग अपने करते हैं, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा बनाने याद रख लेना। तो NaOH के 2 उपयोग लिख लो बोले आप। एक तो किसमें याद करना आपको, एक तो अपमार्जक और साबुन के निर्माण के अंदर इसका उपयोग होता है, और धातुओं से ग्रीस को हटाने में इसका उपयोग होता है। और एक और लिख लो आप, चलो कागज के निर्माण के अंदर भी इसका उपयोग होता है, कागज उद्योग में भी इसका उपयोग करते हैं। और हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ नहीं होता है, हाइड्रोजन का गैस का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, एक तो ईंधन में, मार्गरेट में इसका उपयोग होता है, ईंधन और मार्गरेट में इसका उपयोग होता है, ये याद रखना। और NaOH बनाने की विधि का नाम क्या है, क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या नाम है इसका, क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर मतलब क्लोरीन, और क्षार मतलब क्षार क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कैथोड से गैस कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लियर हुआ आपको NaOH। अब देखो अगला जो आपके पास में आता है वो आता है बेकिंग सोडा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, बेकिंग सोडा। देखो बेकिंग सोडा जो है वो क्या है, बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो इसका निर्माण किस प्रकार से होता है कि जो आपके पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं उस समय अपन क्या करते हैं, NaCl का जलीय विलयन बनाते हैं। इसी NaCl के साथ में NaCl का जलीय विलयन, NaCl प्लस
H2O, और इसके साथ में एक तो अपन CO2 मिला देते हैं और इसके साथ में अमोनिया मिला देते हैं, तो उसके बाद में इसका निर्माण हो जाता है NaCO3 का निर्माण हो जाता है। इसके साथ में किसका निर्माण होता है, तो इसके साथ में का निर्माण होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का निर्माण भी हो जाता है। तो NaCl का जल के साथ में CO2 और CO2 के साथ अमोनिया मिलाएंगे तो NH4Cl व NaCO3 का निर्माण हो जाता है, और इसी NaCO3 को कहते हैं बेकिंग सोडा कहते हैं। और इसका अंदर सबसे ज्यादा इसके जो उपयोग है ना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप बेकिंग सोडा खोलोगे ना बुक में, तो आपको सीधे से लिखे हुआ कि भाई रसोई घर में स्वादिष्ट पकौड़े, खस्ता स्वादिष्ट पकौड़े बनाने में इसका उपयोग होता है। तो एक उपयोग याद रखना कि रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा इसका उपयोग कहाँ होता है, तो यदि आपको खाने को जल्दी पकाना है तो भी आप इसका उपयोग करोगे, बेकिंग सोडा का उपयोग करोगे। और एक ध्यान रखना, बेकिंग सोडा जो होता है वो अम्ल को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। बेकिंग सोडा अम्ल को भी क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। मतलब ये एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय पदार्थ हैं, यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय पदार्थ हैं। थोड़ा सा आप इसको भी याद रखना, ठीक है भाई। और इसका जो सोडा अम्ल होता है वो अग्निशामक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। एक चीज याद रखना आपकी, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है या बेकिंग सोडा जो है, आप कभी खमन वाले बनाते हो, इडली घर बनाते हो, इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करने पर क्या होता है कि जैसे ही ये जल से विक्रिया करता है, जैसे ही NaCO3 जो होता है, जैसे बेकिंग सोडा जो होता है वो क्या करता है, जल से विक्रिया करता है, और थोड़ा सा अपन गर्म करते हैं इसको। तो जैसे गर्म करते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि CO2 गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस बाहर निकलती है, CO2 गैस बाहर निकलती है। और जब CO2 गैस का उत्पादन होता है और CO2 गैस बाहर निकलती है तो वो क्या करती है, एक तो फफोले का निर्माण कर देती है, तो फफोले बन जाते हैं हल्के हल्के से ऊपर, और क्या कर देती है उसको, उस खमीर को या फिर उसके जो भी विलियन बना हुआ है आपके पास में इडली का जो भी है, उसको क्या कर देती है, फुला देती है। ब्रेड बनाते हैं अपन, है ना, बहुत सी चीजें होती है। तो देखो ब्रेड के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, किस कारण होते हैं, CO2 गैस के कारण होते हैं। तो बेकिंग सोडा का उपयोग अपन किसमें करते हैं, ब्रेड के निर्माण के अंदर, और पनीर जो हो जाता है, पनीर तो नहीं, ब्रेड के निर्माण के अंदर उपयोग करते हैं इसका, खमन के निर्माण के अंदर, इडली के निर्माण के अंदर इसका उपयोग अपन करते हैं। जो क्या करते हैं, इसकी CO2 गैस उत्पादन करता है, और CO2 गैस क्या करती है, इसको फुला देती है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग ये भी आपके पास में है, और उसको याद भी आपको रखना है, इसको याद भी आपको रखना है। अगला जो आपका सोडा आता है वो कौन सा आता है, धोने का सोडा। अगला सोडा कौन सा आता है, धोने का सोडा। तो धोने का सोडा जो है उसको याद रख लेना आप, धोने का सोडा, जिसका क्या नाम है, Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 H2O जो है ना, इसको कहते हैं अपन क्रिस्टलन जल। क्या कहते हैं इसको अपन, क्रिस्टलन जल। क्या कहते हैं इसको अपन, क्रिस्टलन जल। देखो क्रिस्टलन जल क्या होता है कि लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल की संख्या जो होती है इसको क्या कहते हैं अपन, जल की अणु संख्या जो होती है इसको अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। उसके अलावा आपके पास में Na2CO3.10H2O जो किसका सूत्र हो जाएगा, धोने के सोडे का सूत्र हो जाएगा। इसमें क्रिस्टल जल का मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास में जो भी लवण है, इस लवण में उपस्थित या इस लवण की इकाई सूत्र में उपस्थित जल की अणु संख्या क्या कहलाती है, आपके पास में क्रिस्टलन जल कहलाती है। इसको थोड़ा सा आप याद रखना है आपको। इसके अलावा आपको थोड़ा सा इसके यूज जो है वो आप बुक से पढ़ सकते हो, क्योंकि ज्यादा इसमें यूज नहीं है इसके, समझ पढ़ लेना है इसको। इसके अलावा आपके पास में एक और रखना आपको, क्रिस्टलन जल के अंदर एक उदाहरण होता है जिप्सम, है ना। कैसा उदाहरण होता है, जिप्सम। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2। क्या होता है, CaSO4.2H2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम होता है। इसका उपयोग हम सीमेंट उद्योग के अंदर भी करते हैं। नेक्स्ट आपके पास में जब इस जिप्सम को अपन क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, कुछ जल के अणु क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, आधा जल का अणु क्या होता है, यहाँ से बाहर हो जाता है, और किसका निर्माण कर लेता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर लेता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट। क्या कहते हैं इसको अपन, कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट, जिसको अपन क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको क्या कहते हैं अपन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये पेरिस के से प्राप्त हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है भाई। तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4.5H2O, कैल्शियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, ये अर्ध हाइड्रेट हो जाएगा, या हेमीहाइड्रेट भी इसको कहते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CaSO4.5 1/2H2O या CaSO4.5H2O। इसका यूज का होता है, तो अपन प्लास्टर कराते हैं ना, प्लास्टर चढ़ता अपने, तो वहां अपन इसका उपयोग करते हैं। एक खिलौने के अंदर इसका उपयोग करते हैं,
खिलौने के अंदर भी इसका उपयोग अपने होता है। इसके अलावा अपन एक सजावटी जो सामग्री बनाते हैं, सजावटी सामग्रियों के निर्माण में भी इसका अपन उपयोग करते हैं। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन सारे कंप्लीट किए हैं। एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ। एक अपन ने अम्ल का निर्माण, अम्ल क्या होता है इसके बारे में पढ़ा, क्षार क्या होता है इसके बारे में पढ़ा, अम्ल और क्षार के बीच में क्रिया करवाते लवण का निर्माण होता है उसके बारे में अपन ने पढ़ा। इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा, उसके बाद अपन ने पढ़ा पीएच के बारे में, पीएच का मान ध्यान रखना। नॉर्मल आपको पीएच बताया 4-5 चीजों के, मैंने वो पीएच भी याद रखने आपको। इसके अलावा पीएच के उपयोग के बारे में पढ़ा, वो भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। दंत क्षय वाला आपको थोड़ा सा याद रखना है। पेट की अम्लता में एंटीसिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग होता है, वो भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसका लवण परिवार के अंदर अपन ने जो 4 चीजें पढ़ी, एक क्लोर क्षार प्रक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, एक पढ़ा अपन ने बेकिंग सोडा, इसके उपयोग याद रखना है, सूत्र आपको याद रखना है। इसके अलावा अपन ने धावन सोडे का पढ़ा है, जिसको अपन क्या कहते हैं Na2CO3.10H2, उसके बारे में आपको पढ़ना है। क्रिस्टलन जल के अंदर कौन कौन सूत्र आ जाएंगे, एक तो खुद धावन सोडा, एक आ जाएगा जिप्सम और एक आ जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। 3 सूत्र आपको याद रखने हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको उपयोग भी याद रखने हैं। दोस्तों यहाँ तक आपकी जो सेकंड चैप्टर यूनिट नंबर 2 जो है वो क्लियर हो जाता है। आप इस क्लास को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपन आगे अगली यूनिट के साथ में मिलते हैं। धन्यवाद।